सभी साथियों को नमस्कार। हमारा जो टॉपिक चल रहा था रक्त परिसंचरण तंत्र, उसके अंतर्गत अपन ने रक्त और रक्त समूह के बारे में अध्ययन पिछले 2 वीडियो में कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हृदय की संरचना और रक्त परिसंचरण के बारे में। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके अंदर मुख्य रूप से जो हृदय है उसके बारे में 2-3 बातें देख रहे हैं आप। हृदय के अंदर हृदय एक मांसपेशीय अंग है। कैसा अंग है? मांसपेशीय अंग है। मांसपेशीय अंग है, खोखला और बंद मुट्ठी के आकार का है। बंद मुट्ठी जो है उसके आकार का है। बंद मुट्ठी के आकार का मांसपेशीय अंग है। मांसपेशीय है, खोखला है, बंद मुट्ठी के आकार का है। हृदय का जो वजन है वो लगभग 300 ग्राम है। लगभग कितना है? 300 ग्राम। हृदय जो है रक्त को पंप करने का काम करता है। रक्त जो शुद्ध होता है वो तो कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है। रक्त को पंप करने का कार्य करता है। रुधिर को पंप करने का कार्य है। रुधिर क्या है? पंप करने का कार्य है। हृदय की गतिविधियों पर नियंत्रण पेसमेकर द्वारा होता है। हृदय की गतिविधियों पर जो नियंत्रण है, नियंत्रण पेसमेकर द्वारा होता है। पेसमेकर द्वारा हृदय का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? पेसमेकर के द्वारा होता है। हृदय का जो अध्ययन है, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। और यह दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। यह दोहरी झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। जिसे क्या कहते हैं? हृदयावरण कहते हैं। जिसे हृदयावरण कहते हैं। हृदय का आवरण कहते हैं जो हृदय की सुरक्षा प्रदान करता है, जो हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। दोनों झिल्लियों के मध्य हृदयावरण द्रव बना होता है। आवरणी दोनों झिल्लियों के बीच में फ्लूइड भरा होता है। जैसे 2 झिल्लियां हैं तो इनके बीच में ये लिक्विड भरा रहता है, द्रव्य पदार्थ भरा रहता है, तो इसकी सुरक्षा करते हैं। हृदयावरणी द्रव्य कहलाता है। ये जो द्रव्य है हृदयावरणी द्रव्य भरा रहता है जो बाहरी आघातों से इसकी सुरक्षा करते हैं। हृदय में होने वाले संकुचन, एक बार शिथिलन होता है। हृदय की जब धड़कन जिस प्रकार से होती है, हृदय में होने वाले संकुचन को सिस्टोल कहते हैं। हृदय में
होने वाले संकुचन को क्या कहते हैं? परपुंचन या सिस्टोल कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। ठीक है, संकुचन को क्या कहते हैं? संकुचित होना। और फिर शिथिलन होने वाले संकुचन को ये कहते हैं हृदय के शिथिलन को अनुशिथिलन कहते हैं, अनुशिथिलन या डायस्टोल कहा जाता है। पंप का कार्य करता है। हृदय जो है मांसपेशी अंग है, खोखला है, बंद मुट्ठी के आकार का अंग है। इसका वजन लगभग 300 ग्राम है। रुधिर को पंप करने का कार्य यह करता है। हृदय की गतिविधियों पर नियंत्रण पेसमेकर द्वारा होता है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। यह दोहरी झिल्ली के द्वारा घिरा होता है, जिसे हृदयावरण कहते हैं, और हृदय की बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। हृदय में होने वाले संकुचन को सिस्टोल तथा अनुशिथिलन को क्या बोलते हैं? डायस्टोल कहा जाता है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। इसके बाद में ये हृदय के बारे में मोटी बातें थी। जो रक्त परिसंचरण अंग है, परिसंचरित अंग है, जो रक्त परिसंचरण के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद में जो रक्त है, रक्त परिसंचरण खोज की, इसकी जो खोज है वो विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। रक्त जो है, रक्त जहां बहता है किसके अंदर? रक्त वाहिकाओं में बहता है। रक्त वाहिकाओं या वाहिनियों में बहता है, रक्त किसमें बह रहा है? रक्त वाहिकाओं में बहता है। रक्त वाहिकाएं 2-3 प्रकार की होती हैं। पहली है धमनी, दूसरी है शिरा, ये क्या काम करती है सब पता चलेगा। चौथी है कैपिलरी केशिकाएं, कैपिलरी इसको बोलते हैं VEI ब्रेन आर्टरी। धमनियों में, इनमें धमनी जो होती है हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त कौन सा होता है मैंने पहले बता चुका हूं। शुद्ध रक्त वह रक्त है जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली रहती है, वो हमेशा शुद्ध रक्त कहलाता है। धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनित रक्त शुद्ध रक्त बहता है। इसका अपवाद जो है, एकमात्र अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी, जिसमें फुफ्फुसीय धमनी जिसमें क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। एकमात्र अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जो नीले से होकर के फेफड़ों में जाता है, जो दाएं नीले से फेफड़ों की ओर जाता है, फुफ्फुसीय धमनी। अपन डायग्राम से समझेंगे तो पहला तो ये बात आ गई, हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुसीय धमनी इसका अपवाद है कि इसमें एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। सबसे बड़ी जो धमनी है, बड़ी धमनी जो है वो महाधमनी कराती है। महाधमनी
ओर्टा, AORTA। आगे महाधमनी अनेक धमनियों में बटी रहती है जो अंगों तक पहुंचती है। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी। उसके अलावा हम बात करें, ये लाल रंग की होती है धमनी। कैसे होती है? लाल रंग की होती है तथा गहराई में उपस्थित होती है, तथा गहराई में उपस्थित होती है, जो अपने को दिखाई नहीं देती, त्वचा के नीचे अंदर गहराई में प्रेजेंट होती हैं और ये लाल रंग की होती है धमनियां। शिराएं जो हैं जो हरे रंग की दिखाई देंगी, ऐसे नस जिसके अंदर ब्लड चढ़ाया जाता है या कोई भी इंजेक्शन लगाया जाता है वो धमनियों के अंदर लगाया जाता है, शिराओं के अंदर लगाया जाता है। ये हरे रंग की जो नस दिख रही है आपको, ये कभी क्या है? शिराएं हैं, वेन्स हैं। तो शिराओं में हमेशा क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। इनमें हमेशा अशुद्ध रक्त विऑक्सीजनित रक्त बहता है। इसका भी अपवाद है। अपवाद क्या है? फुफ्फुसीय शिरा, जो फेफड़े से हृदय के अंदर आती है, रक्त लेके आती है, शुद्ध रक्त लेके आती है, फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा जो है इसका अपवाद है। ये जो है पहली बात ये हुई, इन दोनों में अंतर डिफरेंस करते चल रहे हैं अपन, ताकि आपकी दिक्कत न आए। तो ये जो सबसे बड़ी शिरा जो है वेना कावा है। वेना कावा जो दो हैं, वेना कावा सुपीरियर और इंफीरियर, अपन डायग्राम से अभिवाही और अपवाही वेना कावा। जो इंफीरियर है, अपवाही है, वो दोनों में से बड़ी है। अपवाही और अभिवाही में अपवाही बड़ी है। अपन डायग्राम में पढ़ेंगे जब आपको ध्यान में ले देगा। ये कैसे है? हरे रंग की है तथा त्वचा के ऊपरी परत में पाई जाती है। त्वचा के ऊपरी भाग में पाई जाती है। समझ में आई? हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। और फुफ्फुसीय जो शिरा है वो अपवाद है, जिसमें क्या बहेगा? शुद्ध रक्त बहेगा। हमेशा कैसा बहेगा? शुद्ध रक्त बहेगा। इसके अलावा हम बात करें कि हरे रंग की होती हैं, त्वचा के ऊपरी भाग में होती हैं। ठीक है। ये केशिकाएं जो कैपिलरीज हैं, ये धमनी व शिरा को जोड़ने का कार्य करती हैं। धमनी व शिरा को जोड़ने का कार्य करती हैं। जोड़ने का कार्य करती है। यानी इनके अंदर जो रक्त है केशिकाओं में, ये कैसा होता है? मिश्रित रक्त होता है। मिश्रित रुधिर इनमें पाया जाता है। तो रक्त जो अपने शरीर के अंदर बहता है, धमनियों में बहता है और शिराओं के अंदर बहता है। धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, जो जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली होती है। ऑक्सीजन रक्त के अंदर कहाँ मिलती है? फेफड़ों में मिलती है। जो रक्त हृदय से फेफड़ों में आता है शुद्ध रक्त, और फेफड़े में अपन सांस लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन गैस होती है, वो हीमोग्लोबिन और रक्त की कोशिकाओं से जुड़ करके शरीर के विभिन्न भागों में लेके जाती हैं। उसके अलावा जो शरीर के अंदर अंगों से जो CO2 है वो वापस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हीमोग्लोबिन से जुड़ के अपने फेफड़ों में आता है, फेफड़ों से वापस बाहर त्याग दी जाती है। इस प्रकार जो अंगों से जो अशुद्ध रक्त है वो हृदय के अंदर कौन लेके आता है? शिराएं लेके आती हैं। कौन लेके आता है? शिराएं लेके आती हैं। और जो हृदय से शुद्ध रक्त जो है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आया हृदय में, हृदय से वापस अंगों के अंदर जो शुद्ध रक्त रहेगा वो धमनियां लेके जाएंगी, जो हमेशा शुद्ध रक्त को लेके जाती हैं। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। यानी कि हृदय
हृदय से रक्त कहाँ जाता है? अंगों में, और अंगों से कहाँ आता है वापिस? हृदय में। हृदय से अंगों में जाएगा वो तो जाएगा शुद्ध रक्त। कैसा? शुद्ध रक्त जाएगा। और अंगों से वापिस हृदय में आएगा वो कैसा आएगा? अशुद्ध रक्त आएगा, अशुद्ध रक्त आएगा। यानी इस प्रकार दो बार हृदय के अंदर रक्त आता है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त 2 बार हृदय के अंदर आता है। ये रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से ही आते हैं। आगे चलें अपन। अब बात करें अपन खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र मनुष्य के अंदर कैसा पाया जाता है? मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर रक्त हमेशा रक्त केशिकाओं में बहता है। रक्त केशिकाओं यानी धमनी व शिरा में, धमनी व शिरा में बहता है। रक्त किसमें बहता है? रक्त केशिकाओं में बहता है, धमनी व शिराओं में ही बहता है। इसमें खुला परिसंचरण जो तंत्र की बात करें, ये कोकरोच में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र कोकरोच में पाया जाता है। रक्त शरीर के अंगों के बीच में फैला रहता है। शरीर के अंगों के बीच फैला रहता है। हीमोलिम्फ के कारण कोकरोच का रक्त कैसा होता है? सफेद होता है। ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। रक्त शरीर के अंगों के बीच में फैला रहता है। कोकरोच है, मोलस्का है, मोलस्का वर्ग के जो भी प्राणी है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, इन सभी में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रक्त शरीर के अंगों के बीच में फैला रहता है। इसके अलावा बात करें अपन चित्र से अपने को और स्पष्ट हो जाएगा। हृदय के अंदर 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, जिसमें से 2 तो क्या होते हैं? आलिंद, 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। ओरिकल और वेंट्रिकल, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। आलिंद जो है नीले से छोटे होते हैं। आलिंद ऊपर की ओर होते हैं और जो नीले से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ये छोटे का निशान है। आलिंद ऊपर होते हैं और नीले कैसे होते हैं? नीचे होते हैं। इसको अपन चित्र में अच्छी तरह देखेंगे। 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। ये मनुष्य के हृदय की बात है। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। उसके अलावा जो है पक्षी है, व्हेल मछली है, उसमें भी 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। व्हेल मछली व पक्षी एवं पक्षी का हृदय भी कैसा होता है? 4 कोष्ठक ही होता है। 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4 कोष्ठक पाए जाते हैं व्हेल मछली और इसमें। मेंढक और सरीसृप में 3 कोष्ठ चैम्बर पाए जाते हैं। मेंढक और सरीसृप वर्ग में, सरीसृप में क्या है? छिपकली और सांप आदि जो होते हैं ना, इनके अंदर हृदय कितने कोष्ठक की पाया जाता है? 3 कोष्ठक, 3 चैम्बर होते हैं। 3 कोष्ठक होते हैं, उसके अंदर 3 चैम्बर पाए जाते हैं। और जो मछली होती है उसमें 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। व्हेल मछली में 4 कोष्ठक और मछली में, साधारण मछली जो होती है उसमें 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। कॉकरोच के अंदर सबसे ज्यादा 13 कोष्ठक पाए जाते हैं। 13 चैम्बर पाए जाते हैं कॉकरोच में 13 चैम्बर पाए जाते हैं। इनको आप नोट डाउन कर लें कि 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। आलिंद जो है उनका आकार नीले से छोटा होता है
और ऊपर की तरफ जो है वो आलिंद और नीचे की तरफ नीले पाए जाते हैं। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें ताकि इसके बारे में अपन चित्त से पढ़ेंगे तो अच्छा तरह समझ में आ जाएगा। आगे चलें, उठा लिया बड़ा अभी आपको एक डायग्राम बनाता हूं मैं, उसके माध्यम से सब समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम आपका श्वसन तंत्र में देखा होगा आपने। श्वसन तंत्र में इस प्रकार का डायग्राम था। ऐसा ही इधर है, क्योंकि रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है। कहां पर होता है? फेफड़ों में होता है। ये वायु कोश आपको सबको ध्यान है। इसके अलावा जब हम बात करें ये जो है हड्डी, इसको आप 4 चैम्बर में बांट लें। ये चैम्बर हो गए। इसके अंदर 3 कपाट होते हैं, 3 ट्राइकैप्सिड कपाट इसके अंदर पाए जाते हैं। इस साइड में जो अपना ये भाग है, ये कैसा है? बायां भाग है। और ये कैसा भाग है? दायां भाग है। तो दाईं और ट्राइकैप्सिड कपाट पाए जाते हैं। अभी मैं नाम लिखवा दूंगा आपको। ये इधर 2 कपाट पाए जाते हैं। इसके अंदर एक अर्धचंद्राकार कपाट और पाया जाता है। ठीक है, इसका नाम मैं बता देता हूं एक बार साथ में। ट्राइकैप्सिड या त्रिकवलीय कपाट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में, त्रिकवलीय कपाट। हिंदी में त्रिकवलीय या ट्राइकैप्सिड कपाट, वाल्व बोलते हैं इसको। द्विकवलीय कपाट, द्विकवलीय कपाट। ठीक है, इसके अंदर जो इस भाग में है ये क्या है? अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट की बात करते हैं। ये जो भाग है ये कैसा है? इस साइड में है तो बायां आलिंद। ऊपर वाला भाग कैसा है? ये इसको बोलते हैं बायां आलिंद, बायां आलिंद बोलते हैं। और जो नीचे का भाग है वो है नीले, तो ये कैसा नीले? बायां नीले बोलते हैं, बायां नीले। उसके अलावा जो इस साइड में है वो दायां भाग है, तो ये नीचे वाला जो भाग है दायां नीले है, दायां नीले। और ये जो भाग है हृदय का ये कैसा है? दायां आलिंद, दायां आलिंद है। कैसा है? दायां आलिंद। अब इसके अंदर एक चीज आप ध्यान में रखें, ये ऊपरी अंग है। ये कैसे है? वक्ष के ऊपर, यानी ये चेस्ट है, इसके ऊपर के अंग, और ये नीचे के अंग है सारे, तो ऊपरी अंग, ऊपरी अंग ये। और नीचे के अंगों की मैं बात करूं, यहां कर देता हूं, वक्ष के नीचे के अंग, वक्ष के नीचे के अंग। अभी समझ में आ जाएगा कि हृदय किस प्रकार से कार्य करता है और फेफड़ों का इसमें क्या काम है, किस प्रकार से जुड़े रहते हैं। अब बात करता हूं मैं, ये जो बायां है, ये जो भाग है, इसमें हमेशा जो दायां भाग है इसमें हमेशा अशुद्ध रक्त आएगा। दाएं भाग में, हृदय के दाएं भाग में जो ये भाग है, इसके दाएं भाग में क्या आएगा? हमेशा अशुद्ध रक्त आएगा। कैसा रक्त आएगा? अशुद्ध रक्त आएगा। ठीक है, इसको जो डिवाइडेशन है इसको बोलते हैं सेप्टम। इसको क्या बोलते हैं? सेप्टम।
तो ऊपरी भागों से, ऊपरी अंगों से जो आया ये अशुद्ध रक्त आया, अशुद्ध रक्त आया अभिवाही वेना कावा। एक नाम बताया था मैंने, सबसे बड़ी जो सिरा है वो सिराएं है, वेना कावा है। इसको बोलते हैं, ऊपरी भागों से आ रहा है तो इसको बोलते हैं अभिवाही वेना कावा, अभिवाही वेना कावा, वेना कावा। ये कैसा रक्त आया? CO2 जनित रक्त आया, अभिवाही वेना कावा। इसको क्या है? ये सिरा है, ये सिरा है। और निचले वक्ष के नीचे अंगों से जो रक्त आता है वो भी इसी भाग में आता है। वो किसके द्वारा आता है? अपवाही वेना कावा के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं? अपवाही वेना कावा, अपवाही वेना कावा। ये जो अभिवाही वेना कावा है, अपवाही वेना कावा बड़ी है। इन दोनों में कौन सी बड़ी है? अपवाही वेना कावा बड़ी है। इसमें कौन सा रक्त आता है? अशुद्ध रक्त आता है। कौन सा रक्त आता है? अशुद्ध रक्त आता है। अशुद्ध रक्त यानी CO2 जनित रक्त आता है, CO2 जनित रक्त आता है, CO2 जनित रक्त यहाँ आता है। कहां पर? आपके इस हृदय के अंदर ये रक्त आता है। बाएं आलिंद में आ गया। बाएं आलिंद से त्रिकवली कपाट द्वारा ये नीले के अंदर आता है। ये जो त्रिकवली कपाट हैं ये रक्त को नीचे की तरफ नीले की ओर भेजते हैं, वापिस आलिंद की तरफ नहीं आने देते। ये त्रिकवली कपाट हैं। इनसे जो रक्त है, इनसे जो रक्त है कहाँ आता है? नीले के अंदर आता है। और ये रक्त को वापिस, अशुद्ध रक्त को वापिस ऊपर की आलिंद की तरफ नहीं जाने देते हैं। इसकी तरफ, आलिंद की तरफ नहीं जाने देते हैं। ये रक्त आ गया। ये रक्त अर्धचंद्राकार जो कपाट है, जो यहाँ पर अर्धचंद्राकार कपाट है, इसमें आता है। और अर्धचंद्राकार कपाट में से क्या निकलती है? फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी। ऐसे धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी निकलती है। अर्धचंद्र कपाट से फुफ्फुसीय धमनी निकलती है, जिसमें कौन सा रक्त होगा? यहाँ आया कौन सा है? अशुद्ध रक्त। तो इसमें से भी कौन सा है? यहाँ भी कौन सा रक्त है? अशुद्ध रक्त। और वही अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनी द्वारा, जो मैंने बताया था कि धमनियां हमेशा शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं, परिसंचरण करती हैं, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी एकमात्र ऐसी है जो कैसा रक्त लेके जाती है? अशुद्ध रक्त को लेके जाती है। और ये अशुद्ध रक्त को देखो आप कहाँ लेके जाएगी? यहाँ से फेफड़ों में, कहाँ लेके आएगी? फेफड़ों के अंदर लेके आ गई। ये डायग्राम आपको समझाने के लिए है कि फुफ्फुसीय धमनी कहाँ लेके आ गई? अशुद्ध रक्त। इस साइड में पूरा ही अंगों से कहाँ आया? हृदय के अंदर अशुद्ध रक्त आ रहा है। कैसा रक्त आ रहा है? अशुद्ध रक्त आ रहा है, अशुद्ध रक्त आ रहा है। ये अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनी द्वारा कहाँ आ गया? फेफड़ों में आ गया। फेफड़ों के अंदर क्या काम होता है? फेफड़ों के अंदर मैंने आपको पहले बताया है, वायु कोष में यहाँ से धमनियां और जो सिराएं गुजरती हैं, तो इसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो अंदर की तरफ आ रहा है वायुमंडल से, O2 जो आ रहा है वो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है। O2 किससे जुड़ जाती है? इस हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। और CO2 क्या है? बाहर निकल जाती है। CO2 कैसे निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। ये फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के साथ अंगों से ये जिस रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा हुआ है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ आता है। यहाँ से फेफड़ों से वापिस CO2 बाहर निकल जाती है। तो यहाँ फेफड़ों में क्या हो गया? ये शुद्ध हो गई। फेफड़ों में जो अपना रक्त है वो क्या हो जाता है? शुद्धिकरण। फेफड़ों में क्या हो गया? शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण। फेफड़े, फेफड़े फुफ्फुस भी बोलते हैं इसको, आपको पहले बताया हुआ है मैंने श्वसन तंत्र में। रक्त का शुद्धिकरण होता है, रक्त का प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है, हृदय में नहीं होता, ध्यान रखना। यहां से जो शुद्ध रक्त है, यहां से शुद्धिकरण हुआ और शुद्ध रक्त फेफड़ों में से कहाँ आया? इसके अंदर आ गया। कहा? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में ये कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त आ गया। शुद्ध रक्त जिसके अंदर क्या मिली हुई है? O2 मिली हुई है, ऑक्सीजन मिली हुई है। शुद्ध रक्त फेफड़ों से किस में आ गया? बाएं आलिंद में आ गया। किसके द्वारा? मैंने बताया था अशुद्ध रक्त हमेशा सिराओं के अंदर बहता है, लेकिन एकमात्र ऐसी सिरा है जो फुफ्फुस यानी फेफड़ों से निकलती है, तो वो है फुफ्फुसीय सिरा। ये क्या है?
इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय शिरा। एकमात्र शिरा जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है, एकमात्र शिरा जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है, और एकमात्र धमनी जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा। ये क्या करती है, अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस में ले जाती है, यानी फेफड़ों में ले जाती है, और फेफड़ों से शुद्ध रक्त शिरा, जो फुफ्फुसीय शिरा है, वो बाएं आलिंद में लेके आ जाती है। यहाँ पर जो क्या आ गया, शुद्ध रक्त आ गया। कैसा रक्त आ गया, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कैसा होता है, लाल होता है ना, तो ये लाल रंग से मैंने दिखा दिया आपको, शुद्ध रक्त आ गया। शुद्ध रक्त द्विबलीय कपाट से कहा गया, आप वापिस नीले में आ गया, बाएं नीले में। बाएं नीले से यहां से एरोटा नामक चीज, एरोटा महाधमनी निकली होती है, महाधमनी ये महाधमनी, इसको बोलते हैं महाधमनी, जिससे शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों में आगे छोटी छोटी धमनियों में ये बढ़ जाती है। ये आगे छोटी छोटी धमनियां, ये क्या है, धमनियां, धमनियों में जाकर के कहाँ चला जाता है, विभिन्न अंगों में कहाँ चला जाता है, अंगों में, अंगों और ऊतकों में, अंग व ऊतकों में शुद्ध रक्त, O2 युक्त रक्त आ जाता है, यानी शुद्ध रक्त कहाँ आ जाता है, महाधमनी। महाधमनी किसमें खुलती है, छोटी छोटी आर्टरीज में खुलती है, धमनियों में खुलती है, जिससे शुद्ध रक्त कहाँ पहुंच जाता है, वापस अंगों के अंदर पहुंच जाता है। आपको कहीं कोई दिक्कत हो इस डायग्राम में तो आप बता सकते हैं कि ये विसरण विधि के द्वारा होता है, ऑक्सीजन और CO2 रक्त में से अलग हो जाती है, CO2 जो है वो रक्त में से बाहर निकल जाती है, अलग हो जाती है। CO2 फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकल रही है, ये CO2, ये ऑक्सीजन अंदर आ रही है। ये साधारण विसरण विधि द्वारा, कैसी विधि द्वारा, साधारण विसरण विधि द्वारा, साधारण विसरण की विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा O2 एवं CO2 का विनिमय होता है। विनिमय, O2 जुड़ जाती है हीमोग्लोबिन से और CO2 बाहर निकल जाती है, हीमोग्लोबिन से अलग होकर के बाहर निकल जाती है। इस प्रकार आप देख रहे हैं, ये जो पूरा सिस्टम है आपको समझ में आया होगा कि हृदय में रक्त कैसे आता है, सिर्फ पंपिंग का काम करता है। यहाँ कोई भी शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण हृदय में नहीं होता है। और शुद्धिकरण कहाँ होता है, प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, फेफड़ों के अंदर होता है। अब इसके जो डायग्राम के बारे में आपको अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकीय होता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। ऊपर के दोनों भाग आलिंद कहलाते हैं और नीचे के दोनों भाग नीले कहलाते हैं। आलिंद नीले से छोटे होते हैं और बाएं हृदय के दाएं भाग में हमेशा कैसा रक्त होता है, दाएं भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है और बाएं भाग में हमेशा कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। अंगों से जो अशुद्ध रक्त आता है वो शिराओं के माध्यम से आता है। जो वक्ष के ऊपरी भाग की जो शिरा है वो अभिवाही वेना कावा कहलाती है, जो सबसे बड़ी शिरा है। अभिवाही वेना कावा ऊपरी अंगों से अशुद्ध रक्त को लेके आती है, इसमें दाएं आलिंद के अंदर, और निचले वक्ष के नीचे के अंगों से अशुद्ध रक्त को लेके आती है अभिवाही वेना कावा। ये दोनों ही अभिवाही और अपवाही दोनों ही शिराएं हैं, लेकिन इन दोनों में बड़ी कौन सी है, अपवाही, जो नीचे के भागों से अशुद्ध रक्त को लेके आती है। ये अशुद्ध रक्त दाएं नीले में आकर के दाएं आलिंद में आ जाता है। दाएं आलिंद से त्रिवलीय या ट्राइकैप्सिड कपाट के द्वारा कहाँ आती है, नीले के अंदर आ जाता है, दाएं नीले के अंदर। दाएं नीले में अर्धचंद्राकार कपाट होता है। अर्धचंद्राकार कपाट से क्या जुड़ी होती है, फुफ्फुसीय धमनी जुड़ी होती है। फुफ्फुसीय धमनी से ये जुड़ करके कहाँ जाती है, फेफड़ों के अंदर जाती है। फुफ्फुस का अर्थ होता है फेफड़ा, तो फुफ्फुसीय धमनी कहाँ जाती है, फेफड़ों में जाएगी। फेफड़ों में अशुद्ध रक्त लेके आई। अशुद्ध रक्त का मतलब ये होता है जिसके साथ विषैली गैसें यानी जैसे CO2 गैस जुड़ी हुई हो, वो अशुद्ध रक्त कहलाता है। तो वो अशुद्ध रक्त इस वायुकोश में आती है। वायुकोश के सारे जो आर्टरी आ रही हैं उनमें से अशुद्ध रक्त को ये CO2 को बाहर निकाल देते हैं। सांस के द्वारा CO2 बाहर निकल जाती है और सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन जो गैस होती है, विभिन्न गैसों के समूह में जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है, जिससे वह रक्त क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। वो रक्त शुद्ध होने के पश्चात फेफड़ों से कहाँ आता है, बाएं आलिंद में आ जाता है। बाएं आलिंद में आकर के वह रक्त दीर्घवलीय कपाट के द्वारा बाएं नीले के अंदर वह रक्त आता है।
और वहां से बाएं नीले से वह रक्त महाधमनी के द्वारा विभिन्न धमनियों में बट करके और अंगों में चला जाता है, जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी शुद्ध रक्त चल जाता है, जिसमें शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। जिससे शरीर को क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ये डायग्राम अगर आपके समझ में आ गया तो पूरा रक्त परिसंचरण तंत्र आप समझ सकते हैं कि अंगों से रक्त कहां से आता है, फेफड़ों से क्या होता है, फेफड़ों से वापस हृदय में आता है, यानी 2 बार रक्त आता है। तो दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं इसको। कैसे कहते हैं? एक बार तो रक्त ये आ रहा है अशुद्ध रक्त और एक बार शुद्ध रक्त हृदय के अंदर आता है, इसको कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। कैसा? दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्य के अंदर। कैसा पाया जाता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी 2 बार हृदय के अंदर रक्त आता है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें अच्छी तरह से। ट्राइकैप्सिड कपाट है, इसमें एक बात और लिख लें आप। ट्राइकैप्सिड कपाट है कि जब बंद होता है, वो आगे लिखा दूंगा मैं, इसको एक बार नोट डाउन करें। उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें क्या तो इसको उतार ले बाद में। इसके दोहरा परिसंचरण तंत्र की बात होगी। इसके अंदर जो ट्राइकैप्सिड कपाट है वो जब बंद होते हैं तो कैसी आवाज आती है? लब की धमनी, लब की आवाज आती है। त्रिकवलीय कपाट, त्रिकवलीय कपाट बंद होने पर आवाज आती है। वो कैसे आती है? आवाज लब की आवाज आती है, लब की आवाज आती है। और द्विकवलीय कपाट, द्विकवलीय कपाट, बाइकैप्सिड कपाट, इसको बोलते हैं बाइकैप्सिड वाल्व। बंद होने पर जो आवाज आती है वो कैसी आती है? डब की। कैसी? डब की। कैसी आवाज आती है? डब की। असामान्य जो स्थिति होती है उसमें आवाज आती है मर की। ये सामान्य स्थिति में है। सामान्य स्थिति में क्या होता है? डब और लब की आवाज आती है। असामान्य स्थिति होने पर, असामान्य स्थिति में ट्राइकैप्सिड वाल्व और बाइकैप्सिड वाल्व द्विकवलीय और त्रिकवलीय कपाट बंद होने पर, या फिर अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट, ये तीनों ही बंद होने पर मर की ध्वनि आती है, मर की आवाज आती है, कैसी आवाज आती है? मर की आवाज आती है। समझा कि कई बार पूछ लेते हैं। इसके अलावा हृदय जो है परिसंचरणीय अंग है, परिसंचरणीय अंग है, लिख सकते हैं आप उसमें। परिसंचरणीय अंग है जो रक्त का परिसंचरण करता है, जो रक्त का परिसंचरण करता है, परिसंचरण करता है। रक्त को शरीर हृदय से विभिन्न भागों में हो जाता है, हृदय परिसंचरण का कार्य करता है। आप इसको नोट कर लें। ये आपके हृदय के बारे में मोटी मोटी बातें मैंने बताई आपको, किस प्रकार से कार्य करता है। इसके अलावा बात करें हम
मैंने बताया कि धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त रहता है, अशुद्ध रक्त सिर्फ एक अपवाद है, फुफ्फुसीय धमनी उसमें ही रहता है। और शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है, एकमात्र अपवाद है वेना कावा। वेना कावा क्या, फुफ्फुसीय शिरा जो फेफड़ों से बाएं आलिंद के अंदर शुद्ध रक्त लेके आती है, वो एक मात्र अपवाद है। उसके अलावा आपके जो हृदय में मोटी बातें थी, जो रक्त को चलाया जाता है, रक्त को हमेशा शिरा में चलाया जाता है, शिरा में चढ़ाया जाता है, क्योंकि यह इसमें उपस्थित अशुद्धि, इसमें उपस्थित अशुद्धियां फेफड़ों द्वारा शुद्ध होकर हो जाती है, फेफड़े द्वारा शुद्ध हो जाती हैं, फेफड़ों द्वारा शुद्ध हो जाती हैं। यानी शिरा में चलाने से क्या होता है, शुद्ध रक्त जाता है, वो हृदय में गया, हृदय से फिर शुद्ध होने के लिए कहाँ चला गया, फेफड़ों में चला गया, जिससे अंगों के अंदर वापिस जो रक्त जाएगा वो कैसे जाएगा, शुद्ध रक्त जाएगा। इस प्रकार आपने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में अच्छी तरह अध्ययन कर लिया और इसमें से लगभग आपकी सारी बातें समझ में आ गई होंगी, किस प्रकार से हृदय कार्य करता है, किस प्रकार से फेफड़े इसमें शुद्धिकरण में सहायक हैं और विभिन्न अंगों से रक्त किस प्रकार से हृदय के अंदर आता है। 2 बार आता है, अशुद्ध रक्त भी आता है और शुद्ध रक्त भी आता है, इसलिए मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त और रक्त समूह के बारे में आपको अलग अलग अच्छी तरह से वीडियो मैं डाल दूंगा, जिससे आपको अच्छी समझ में आए और आप अपने साथियों को भी बताएं कि इसका अध्ययन करें, लॉकडाउन के समय का उपयोग करें, क्योंकि लॉकडाउन कितना लंबा जाता है इसका कोई आइडिया नहीं है। तो आप इसका भरपूर फायदा उठा करके अपनी कॉपी के अंदर नोट्स के रूप में बनाएं, तो क्योंकि मैं हर चीज बोर्ड पे लिखने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके नोट्स अच्छे बन जाएं और जिसका आप रिवीजन परीक्षा समय में कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।